नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कंपटीशन सेंटर चुरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में करंट अफेयर्स का अपन कुछ मैटर पढ़ते हैं। देखो, ये अपनी आज की करंट अफेयर्स की क्लास है। देखो, तो करंट अफेयर्स के अपन 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे? 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल के आंकड़ों के अनुसार हाल के आंकड़ों के अनुसार किस देश का भारत के साथ व्यापार घाटा FY अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2024 में 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है? तो हमें उस देश का नाम बताना है जिसके साथ भारत का व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है, देखो, रूस, यूक्रेन, ईरान, चीन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? किस देश के साथ 100 बिलियन डॉलर से अधिक का घाटा हो गया है? तो किस देश के साथ? वो अपना चाइना के साथ, चीन देश है, उसके साथ अपना क्या हो गया है? 100 बिलियन से ज़्यादा का, 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का घाटा हो गया है, वो भी व्यापार घाटा। तो अब अपन देखो आगे करते हैं। अपन इस पे कुछ चर्चा करते हैं। देखो, हाल के आंकड़ों के अनुसार चीन वह देश है, क्या है? चीन वह देश है जिसका भारत के साथ व्यापार घाटा फाइनेंशियल ईयर अर्थात वित्तीय वर्ष, फाइनेंस ईयर को अपन क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष 2024 में 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा साझेदार बन गया है। इसका कारण इसका क्या कारण है? चीन से आयात का चीन से आयात का निर्यात की तुलना में काफ़ी अधिक होना है। क्या है? आयात का निर्यात की तुलना में ज़्यादा होना है। इससे बाजार पहुंच में असमानताओं को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा चीन में सार्वजनिक भावना भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के प्रति तेजी से आलोचनात्मक हो रही है, जो आर्थिक और भू राजनीतिक कारकों के जटिल अंतर संबंध को दर्शाती है, जिसमें चल रहे सीमा विवाद और चीनी आक्रामकता के खिलाफ क्वाड, क्या है? क्वाड गठबंधन के साथ भारत का संरक्षण शामिल है। क्या है? सीमा विवाद और जो चीनी आक्रामकता है उसके खिलाफ क्वाड गठबंधन के साथ भारत का क्या संरक्षण शामिल है। तो अपन क्वेश्चन क्या था कि 100 बिलियन डॉलर का घाटा किस देश के साथ हुआ व्यापार में? तो वो है अपना चीन। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शहरी गतिशीलता भारत, क्या है? शहरी गतिशीलता भारत UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का खिताब किस शहर को दिया गया है? तो उस शहर का नाम बताना है जिसको कौन सा खिताब दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का खिताब दिया गया है। और उस शहर का क्या नाम अपना, वो हमें बताना है। देखो, तो अपने पास ऑप्शन है वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर और जयपुर। तो इनमें अपना राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें अपना राइट आंसर होगा वो है भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। तो भुवनेश्वर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का खिताब दिया गया है। देखो, इसकी अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, इसके बारे में चर्चा है कि गुजरात की गांधीनगर में 17वें शहरी
गतिशीलता भारत यूएमआई सम्मेलन और प्रदर्शनी 2000 का समापन। तो ये प्रोग्राम कहाँ हुआ अपना? 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ हुई? गुजरात के गांधीनगर में हुई। कहाँ हुई? गुजरात के गांधीनगर में हुई। इसके समापन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुआ। इसका समापन किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में हुआ? उनका नाम है अपना मनोहर लाल। ये कितने दिवसीय कार्यक्रम था? यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 3 दिवसीय कार्यक्रम में टिकाऊ शहरी गतिशीलता समाधान पर केंद्रित चर्चा हुई और इसमें प्रमुख हितधारक और विशेषज्ञ शामिल हुए। भुवनेश्वर को सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार ओडिशा के आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉक्टर कृष्ण चंद्र महापात्रा को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदान किया गया। तो ये जो पुरस्कार है किसको दिया गया? ओडिशा के आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉक्टर कृष्ण चंद्र महापात्रा को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा दिया गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्राणहिता क्या है? प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य जो खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? तो उस राज्य का नाम बताना है जिसमें प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल। तो इनमें से राइट क्या होगा? अपना राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य है, वहां पर क्या है? प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो देखो तेलंगाना आंसर अपना क्या होगा? तेलंगाना हो गया। इसकी अपन डिटेल पढ़ते हैं। देखो, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने पर्यावरणीय चिंताओं के कारण प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या को प्रभावित करने वाले सड़क विस्तार परियोजनाओं को स्थगित कर दिया है। मतलब कि जो प्राणहिता वन्यजीव है उसको प्रभावित करने वाला जो रोड प्रोजेक्ट है, परियोजना है, उनको क्या कर दिया? स्थगित कर दिया है। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। तो राज्य की बात करें तो तेलंगाना है, किस जिले में है? तो आदिलाबाद अपना जिला है। क्या नाम है जिले का? आदिलाबाद, जो कहाँ है? तेलंगाना में है, यहाँ स्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो जो प्राणहिता जो अभ्यारण्य है उसका क्षेत्रफल कितना है? प्राणहिता जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका क्षेत्रफल कितना है? 136 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और सुंदर दक्कन पठार में स्थित है। कहाँ है? सुंदर दक्कन पठार में स्थित है। यहाँ घने पर्णपाती सागौन के जंगल, पहाड़ी परिदृश्य और पठार है। प्राणहिता नदी इसकी प्राणहिता क्या है? प्राणहिता नदी इसकी पूर्वी सीमा के साथ बहती है। प्राणहिता नदी क्या है? इसके पूर्वी सीमा के साथ बहती है। और गोदावरी नदी इसके दक्षिण में बहती है। प्राचीन शैल संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध यह अभ्यारण्य पारिस्थितिकी और भूवैज्ञानिक महत्व रखता है। ये इसके बारे में अपनी कुछ चर्चा होगी। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोटिक क्या है? थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? TTP बोलते हैं, क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? तो इसके बारे में बताना है कि थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा क्या है। तो ये क्या है ये हमें बताना है। तो इसमें अपना ऑप्शन है, एक दुर्लभ जीवन के लिए खतरनाक रक्त विकार, दूसरा ऑप्शन है अपना एक आम वायरल संक्रमण, तीसरा ऑप्शन अपना कैंसर का एक प्रकार, चौथा अपना एक हृदय रोग।
इनमें से अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा इसमें एक दुर्लभ जीवन के लिए खतरनाक रक्त विकार। ऑप्शन नंबर ए, एक दुर्लभ जीवन के लिए खतरनाक रक्त विकार अपना राइट आंसर होगा। देखो इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक अध्ययन ने सिनोवेक बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन, जिसका क्या नाम है, कोरोना वेक, को इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा से जोड़ा है। टीटीपी एक दुर्लभ जीवन के लिए खतरनाक रक्त विकार है जिसमें अत्यधिक थक्का जमना, जिसमें क्या है, अत्यधिक थक्का जमना और प्लेटलेट की कमी होती है। टीटीपी में छोटे रक्त वाहिकाओं में थक्के बन जाते हैं जो मस्तिष्क, गुर्दे और हृदय जैसे अंगों में रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं जिससे अंग क्षति हो सकती है। थ्रोम्बोटिक का मतलब रक्त के थक्कों से है। थ्रोम्बोटिक का मतलब किससे है? रक्त के थक्कों से है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक का मतलब कम प्लेटलेट्स से है और परपुरा का मतलब त्वचा के नीचे रक्त स्राव से होने वाले निशान से है। तो इसमें तीन चीज अपने पास देखो। थ्रोम्बोटिक का क्या मतलब हुआ? रक्त के थक्कों से हुआ। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक का मतलब किससे हुआ? प्लेटलेट से हुआ। परपुरा का मतलब क्या, किससे हुआ? त्वचा के नीचे जो अपना रक्त बहता है और रक्त बहने से होने वाले जो निशान है उससे है। टीटीपी में प्लेटलेट की कमी के कारण उचित रक्त जमावट में बाधा आ जाती है। क्या है? टीटीपी में प्लेटलेट की कमी के कारण उचित रक्त जमावट में बाधा आती है जिससे आंतरिक और त्वचा के रक्तस्राव जैसी समस्याएं होती है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार उपग्रह को किन अंतरिक्ष संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? निसार अपना क्या है? उपग्रह है, NISAR। तो इसको किन दो संगठनों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो उसका नाम है अपना, क्या नाम है? इसरो। एक तो कौन है? इसरो है। दूसरा कौन है? अपना नासा है। इसरो और जो नासा है उनके द्वारा निसार जो उपग्रह है इसको विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इसरो और नासा के द्वारा निसार को विकसित किया गया है। देखो इसकी अपन कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। देखो तो इसरो और नासा 2025 की शुरुआत में निसार उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं। क्या है? इसरो और नासा ने 2025 की शुरुआत में निसार उपग्रह को लॉन्च किया जो पृथ्वी की सतह की निगरानी करेगा जिसमें भूमि और बर्फ से ढके क्षेत्र शामिल है। निसार को इसरो के GSLV मार्क 2 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। तो निसार को इसरो ने किस रॉकेट का उपयोग किया है? GSLV मार्क 2 किया गया है और यह निम्न पृथ्वी कक्षा में संचालित होगा। इसमें दोहरे आवर्ती रडार है। क्या है? दोहरे आवर्ती रडार है। एल बैंड नासा और एस बैंड इसरो। एल बैंड है वो तो किसके द्वारा? नासा के द्वारा। और जो एस बैंड है वो इसरो के द्वारा, जो हर मौसम में दिन रात की निगरानी की अनुमति देता है। निसार पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल और प्राकृतिक खतरों को मापेगा। यह भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधियों और बर्फ की चादरों की गतिविधियों को ट्रैक करेगा। उपग्रह के डेटा से ज्वालामुखी व्यवहार को समझने और बुनियादी ढांचा स्थिरता आंकलन में सुधार करने में मदद मिलेगी। ये इसके बारे में अपनी कुछ डिटेल्स हो गई जहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन सकती है। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चेंज चेंज 6 मिशन किस देश से संबंधित है? चेंज 6 मिशन किस देश से संबंधित है? तो चेंज 6 मिशन का संबंध किससे? अपना चाइना से, चीन से है। ऑप्शन नंबर बी अपना जो चाइना देश है उसे चेंज 6 का संबंध है। अब देखो अपन इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ते हैं। तो ये रही अपने इसके बारे में कुछ डिटेल। तो चीन के चेंज 6 मिशन ने इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से से पहली बार सतह के नमूने प्राप्त किए गए, जिनमें 4.2 अरब साल पुराने ज्वालामुखी चट्टान के टुकड़े मिले हैं। यह खोज चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास और लंबे समय तक ज्वालामुखी गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जिससे पता चलता है कि चंद्रमा का वह हिस्सा पहले की तुलना में अधिक गतिशील था। इस मिशन ने चंद्रमा के निकट और दूरस्थ हिस्सों के नमूनों में संरचना के अंतर को उजागर किया, जिससे चंद्र ज्वालामुखी और अरबों वर्षों में आंतरिक उष्मा स्रोतों के घटने के कारण उसके समाप्त होने की समझ बढ़ी है। ये इसके बारे में क्या है जानकारी है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, राजस्थान के सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मृत्यु का मुख्य कारण एवियन बोटुलिज्म क्या है? तो ये जो अपनी सांबर झील है राजस्थान में, जयपुर, नागौर, अजमेर की सीमा पर है, और यहाँ प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मृत्यु, ग्रुप डेथ हो गई, और जिसका मुख्य कारण क्या है? एवियन बोटुलिज्म है। तो हमें बताना है कि जो एवियन बोटुलिज्म है वो क्या है। तो एवियन बोटुलिज्म क्या है? ये है अपना, देखो, ये एक प्रकार का पॉइजन है, जहर है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें राइट हो जाएगा। क्या है? कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न एक विष है। क्या है? कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न एक विष है, जिसके कारण राजस्थान में स्थित सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की क्या हो गई? सामूहिक मृत्यु हो गई। इसके बारे में हम कुछ डिटेल पढ़ते हैं, देखो आगे। तो देखो इसके बारे में अपन साथ में इस झील के बारे में अपन कुछ जानकारी हासिल करेंगे। देखो, तो राजस्थान की सांबर झील में उच्च तापमान और घटती लवणता ने एवियन बोटुलिज्म को ट्रिगर किया हो सकता है, जिससे प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मृत्यु हुई। एवियन बोटुलिज्म कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न एक विष होता है, जो पक्षियों में क्या कर लकवा और मृत्यु का कारण बन जाता है। ये बैक्टीरियल बीजाणु आर्द्र भूमि के तलछट में आम होते हैं और विशेष रूप से उच्च तापमान और कम ऑक्सीजन स्तर पर विभिन्न वन्य जीवों को प्रभावित करते हैं। जंगली पक्षी मुख्यतः बोटुलिज्म विष के प्रकार सी और ई से प्रभावित होते हैं। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नागौर जयपुर राजस्थान में 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। कहाँ है ये? नागौर और जयपुर में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है अपना 200 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर इस अपनी जो सांबर झील का क्षेत्रफल है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, राओर चेस्टस एसक ग्रेसिस नामक मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज किस पूर्वोत्तर राज्य में की गई है? तो उस पूर्वोत्तर राज्य का नाम बताना है जिसमें मेंढक की एक नई प्रजाति, जिसका क्या नाम है? क्या नाम है? राओर चेस्टेस एसक ग्रेंसिस। ये क्या है? मेंढक की एक नई प्रजाति है।
तो हमें बताना है कि इस प्रजाति को किस राज्य के द्वारा खोजा गया है। तो उस राज्य का नाम है अपना मेघालय। तो मेघालय राज्य है, वहां पर मेंढक की राओर चेस्टस एसेक ग्रेंसिस नामक जो नई प्रजाति है उसको खोजा गया है। इसके बारे में देखो अपन जानकारी पढ़ते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्जाम में। तो राओर चेस्टस एसेक ग्रेंसिस नामक मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज मेघालय में की गई है। कहाँ की गई है? मेघालय में की गई है। इसका नाम गारो हिल्स, क्या है? गारो हिल्स के एमन, क्या नाम है? गारो हिल्स के एमन अस्के सामुदायिक रिजर्व के नाम पर रखा गया है। एमन अस्केग्रे सामूहिक रिजर्व के नाम पर रखा गया है ताकि स्थानीय संरक्षण प्रयासों को सम्मान दिया जा सके। यह मेंढक वृक्षवासी और 174 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसकी नाक नुकीली होती है और कान का पर्दा दिखाई देता है। नर की नाक से वेंट की लंबाई कितनी है? 20.49 mm होती है, जबकि मादा थोड़ी बड़ी होती है जिसकी लंबाई 22.8 mm होती है। नर झाड़ियों से शाम को आवाज लगाते हैं और 1.5 मीटर या उससे ऊंचे स्थान पर बैठते हैं। पहली मानसूनी बारिश के बाद इनकी आवाज लगाने की गतिविधि चरम पे होती है। तो ये अपना इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स थी। तो अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मालवा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? परियोजना का क्या नाम है? मालवा नहर परियोजना। तो मालवा नहर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो है अपना कौन सा होगा? वो अपना पंजाब राज्य। जो पंजाब राज्य है भारत का, वहाँ पे मालवा नहर परियोजना को शुरू किया जा रहा है। देखो अब इसके बारे में अपन देखते हैं कौन सी नदी है, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगी ये परियोजना, क्या उद्देश्य है इस परियोजना का। तो देखो कितना खर्च आएगा, कितनी इसकी लंबाई है। तो देखो पंजाब में मालवा नहर परियोजना के लिए लगभग 1.3 लाख, क्या है? 1,30,000। 1.3 का क्या मतलब हो गया? 1.3 लाख का क्या मतलब होगा? 1,30,000 पेड़ पौधे काटे जाएंगे। जिसकी लंबाई कितनी है? नहर की लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। यह स्वतंत्रता के बाद पंजाब की पहली बड़ी सिंचाई और जल प्रबंधन परियोजना है। जिसका अनुमानित खर्चा कितना है? इस नहर को बनाने का जो खर्चा वो कितना अपना? 2300 करोड़ रुपए। कितने हैं? 2300 करोड़ रुपए हैं। यह नहर फिरोजपुर में सतलुज नदी पर, क्या है? कहाँ से? फिरोजपुर में सतलुज नदी पर हरी के हेड वृक्ष से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी ये? फिरोजपुर में सतलुज नदी पर हरी के हेड वृक्ष से शुरू होकर हरियाणा की सीमा के पास, मुक्तसर, कौन सा? मुक्तसर वारिंगखेड़ा गांव में समाप्त होगी। यह सिरहिंद और राजस्थान फीडर नहरों के समांतर चलेगी और 2000 क्यूसेक पानी ले आएगी। कितना पानी ले आएगी? 2000 क्यूसेक पानी ले आएगी। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो क्वेश्चन है अपना, देखो, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना, कौन सी योजना? कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना, जिसको हम क्या बोलते हैं? KLIS, किस राज्य से संबंधित है? उस राज्य का नाम बताना है जहां पर कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की गई है। तो उस राज्य का नाम अपना तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य है, वहां पर कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की जा रही है। अब देखो इसके बारे में कुछ डिटेल्स अपन देखते हैं। तो अपनी डिटेल देखो क्या है। राष्ट्रीय
बांध सुरक्षा प्राधिकरण, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण एनडीएसए जल्द ही कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला है, जिसमें भू तकनीकी परीक्षण शामिल नहीं है। KLIS गोदावरी नदी पर स्थित कलेश्वरम तेलंगाना में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। कहाँ है? गोदावरी नदी पर यह परियोजना है, एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह तेलंगाना के 20 जिलों में, तेलंगाना के कितने जिलों में? 20 जिलों में 45 लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करती है, जिसमें हैदराबाद और सिकंदराबाद भी शामिल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो 13 जिलों में 500 किलोमीटर फैली हुई है और इसमें 1800 किलोमीटर से अधिक की नहर नेटवर्क है। यह परियोजना मुख्य रूप से सिंचाई, नगरपालिका आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए 240 TMC पानी का उत्पादन करती है। तो आज की क्लास में हमने इस प्रकार से करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस पढ़े और साथ में उनकी डिटेल्स को जाना। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।